हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। ठीक है, इस लॉ को सबसे पहले लवोसियर ने दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास होता क्या है, इसको हमने बताया था, एक्टिविटी 3.1 भी करवाया था। तो आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड किस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आप देख रहे हो, ठीक है, क्वेश्चंस रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट, मतलब इन एन एक्सपेरिमेंट में, एक एक्सपेरिमेंट में 5 ग्राम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव 2.8 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सो दैट दीज रिजल्ट्स आर इन अकॉर्डेंस टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कितना है, 5 ग्राम है। जब इसको हीट किया जा रहा है तो हीट करने पे ये क्या क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है, CaO प्लस CO2। CaO कितना बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड 2.8 ग्राम, और कैल्शियम ऑक्साइड ऑन हीटिंग 2.8 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, और 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो गया, 2.2 ग्राम हो गया। ठीक है, अब इसमें पूछा जा रहा है कि सो दैट दीज रिजल्ट्स आर इन अकॉर्डेंस टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको ये शो करना है कि क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो जैसा कि आप जानते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में बताया गया है कि मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट का जो मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के, टोटल प्रोडक्ट के मास के क्या होता है, इक्वल होना चाहिए, तभी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो साफ, इधर रिएक्टेंट 5 ग्राम है, प्रोडक्ट कितना है 2.8 ग्राम प्लस 2.2 ग्राम। तो दोनों प्रोडक्ट के मास को अगर ऐड किया जाए 2.8 प्लस 2.2, टोटल कितना आ जाएगा आपका 5 ग्राम। कहने का मतलब 5 ग्राम रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट भी आपका कितना है, 5 ग्राम है। इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। जैसा कि यहाँ पे देखा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, इक्वेशन हमने अभी जस्ट बताया। ठीक है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है, 5 ग्राम है। अब यहाँ पे अगर हम टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट निकालें तो 2.8 ग्राम प्लस 2.2 ग्राम। ठीक है, तो 2.8 ग्राम क्या था आपका, कैल्शियम ऑक्साइड, और 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों का को ऐड किया गया तो कितना आया, 5 ग्राम। अब रिएक्टेंट भी 5 ग्राम और प्रोडक्ट भी 5 ग्राम, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सिंस द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इन द रिएक्शन इज द सेम। यहाँ पे देखा जाए तो जो टोटल मास है प्रोडक्ट्स का और रिएक्टेंट्स का वो सेम है, इस वजह से दिस रिजल्ट्स और अकॉर्डेंस टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस वजह से ये जो रिजल्ट है ये शो कर रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, ये मतलब ये जो न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल से हमें सोल्यूशन हमने किया, इस सोल्यूशन से हमें साफ पता चल रहा है कि ये न्यूमेरिकल जो है या जो एक्सपेरिमेंट इसमें बताया गया है, ये एक्सपेरिमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे वैलिड है। ठीक है, ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, जो कि सेकेंड लॉ आपको पढ़ना था, जैसा कि हमने बताया था आपको। तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, ये आपको दूसरा लॉ पढ़ना है, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में इसे एक और नाम से लिखा गया है, दैट इज़ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन बोथ आर सेम, बस नाम अलग अलग हैं, दोनों चीज़ें सेम हैं। कुछ बुक्स में लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन लिखता है, कुछ बुक्स में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लिखता है, तो इसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहा जाता है। तो देखो बच्चों, इस लॉ को सबसे पहले फ्रेंच केमिस्ट थे, ठीक है, प्राउस्ट, उन्होंने 1799 में इस लॉ को प्रपोज किया था आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने इस लॉ को प्रपोज किया, और इस लॉ में इन्होंने क्या बताया, प्राउस्ट ने ये बात कही कि according to the law of multiple proportion, according to law of definite proportions और according to the law of constant proportion, किसी भी केमिकल कंपाउंड में, केमिकल कंपाउंड नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स इट इज ऑब्टेन्ड, कोई भी केमिकल कंपाउंड है वो मैटर नहीं करता कि वो किससे
ऑब्टेन किया जा रहा है, ठीक है। ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन द सेम डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। अब देखो इस लाइन को आप बहुत ध्यान से समझ लो। इसमें क्या कहना चाह रहा है कि जैसे अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर किससे बन रहा है, मतलब वाटर कहाँ से हमें मिल रहा है, ठीक है, और वाटर के सोर्सेज कहाँ कहाँ से हैं। वाटर ये मैटर नहीं करता कि वाटर कहाँ से हमें ऑब्टेन हो रहा है, मैटर ये करता है कि वाटर में जो केमिकल कंपाउंड है, मतलब जो केमिकल एलिमेंट्स हैं, मतलब इस वाटर के केमिकल फार्मूले में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने मास में, कितने मास ऑफ रेशियो में ये प्रेजेंट है, इनका क्या प्रोपोर्शन है। कहने का मतलब वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाई मास क्या प्रोपोर्शन है। बाई मास का मतलब क्या होता है कि जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, और एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आप 8 लिखते हो और मास कितना होता है, एटॉमिक मास 16 होता है। तो एटॉमिक मास की बात की जा रही है, ठीक है, एटॉमिक नंबर की नहीं बात की जा रही। मैं बार बार बोल रहा हूँ एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास से मतलब है हमें यहाँ, ठीक है। तो हाइड्रोजन का मास 1 और ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो इसी को बाई मास कहा जाता है कि बाई मास इनका रेशियो क्या है। तो वाटर में आप हमेशा क्या देखोगे, वाटर में अगर देखोगे तो हाइड्रोजन 2 है, तो 2H2, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन 2 हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा गया है। 2:16 को अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आएगा, 1:8, ठीक है, 1:8 आएगा। इसका मतलब कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक सिंपल रेशियो जो होगा वो क्या होगा, 1:8 होगा। कहने का मतलब वाटर के अंदर प्रेजेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स का जो रेशियो होगा, मास रेशियो जो होगा, वो हमेशा क्या होगा, 1:8 होगा, चाहे वो वाटर किसी भी सोर्स के थ्रू ऑब्टेन किया गया हो, ठीक है। तो इस लॉ में इसी चीज़ को बताया जा रहा है। अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम देखें तो एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे है, जैसा कि आप देख रहे हो कि वाटर इज कंपोज्ड ऑफ 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन द रेशियो 1:8 बाई मास। तो जैसा कि अभी हमने जस्ट आपको समझाया कि वाटर में 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इनका जो मास रेशियो होता है, ठीक है, रेशियो जो होता है वो बाई मास कितना होता है, 1:8 होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इन केस ऑफ प्योर वाटर ऑब्टेन फ्रॉम एनी सोर्स, मतलब कोई भी प्योर वाटर किसी भी सोर्स से वो ऑब्टेन हो रहा हो, चाहे वो सी वाटर हो, चाहे वो टैप वाटर हो, चाहे वो किसी भी मडी वाटर हो, किसी भी तरह का वाटर हो, ऑलवेज कंटेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन द सेम फिक्स्ड रेशियो 1:8 बाई मास। चाहे वो किसी भी तरीके से प्योर वाटर ऑब्टेन किया जा रहा हो, चाहे वो सी वाटर से प्योर प्योर वाटर, चाहे वो सी वाटर से ऑब्टेन किया गया हो, चाहे वो टैप वाटर से प्योर वाटर को ऑब्टेन किया गया हो, लेकिन उस प्योर वाटर में हमेशा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा। कहने का मतलब कांस्टेंट होगा, डेफिनिट होगा। कितना होगा, 1:8 होगा। अनदर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप जानते हो, ठीक है, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट्स की बात करते हैं तो जैसा कि आप जानते हो, जब भी कार्बन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट जब कंबाइंड होते हैं तो इससे 2 गैसेस जनरली फॉर्म होती हैं। एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, जब एक कार्बन और एक ऑक्सीजन एलिमेंट कंबाइंड होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, जो कि काफ़ी पॉइजनस होता है, ठीक है, जैसा कि आप जानते हो। और जब कार्बन का एक एलिमेंट और ऑक्सीजन का 2 एलिमेंट कंबाइंड होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन से 2 तरह के एलिमेंट्स बनते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड चाहे जैसे भी ऑब्टेन किया गया हो, कार्बन डाइऑक्साइड कोक को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला के कार्बन डाइऑक्साइड बनाया गया हो, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने के बाद आपने क्या देखा था, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में CO2 भी बन रहा था, चाहे इस सोर्स के थ्रू चाहे इस मेथड के थ्रू CO2 ऑब्टेन हो रहा हो, चाहे जैसे भी CO2 बन रहा हो, उस CO2 में प्रेजेंट कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, 3:8 होगा। कैसे होगा, जैसा कि आप जानते हो बाई मास अगर हम देखें तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन का मास 16 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में देखा जाए तो कार्बन एक ही है इसलिए 12 लिखेंगे, ऑक्सीजन 2 है इसलिए 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 32 हो जाएगा। इसको सिंपल हम करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे इन दोनों में तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो सिंपल रेशियो क्या मिलेगा, 3:8 मिलेगा।
ठीक है। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड में, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी सोर्स के थ्रू ऑब्टेन किया गया हो, लेकिन उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा हमेशा क्या होगा, 3:8 होगा। ठीक है, दिस इज़ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। तो बच्चों ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ, यही 2 लॉ आपको पढ़ने हैं। बाकी के लॉ आप पढ़ेंगे क्लास 11th में, जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल्स में और भी लॉ पढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से कुछ और भी एग्जांपल्स आप चाहो तो कर सकते हो। जैसे अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन 12 होगा और ऑक्सीजन 16 होगा। इसका रेशियो जो होगा वो क्या होगा, 3:4 होगा। ठीक है, क्या होगा, सिंपल रेशियो 3:4। कहने का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड चाहे जैसे भी ऑब्टेन हो रहा हो, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो होगा, ठीक है, मास रेशियो जो होगा वो क्या होगा, मास रेशियो हमेशा 3:4 होगा। चाहे आप किसी भी एलिमेंट्स की बात कर लो, चाहे आप अमोनिया की बात कर लो, जैसे आपके एनसीईआरटी में दिया हुई है अमोनिया की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अमोनिया में देखो नाइट्रोजन का मास कितना होगा, एटॉमिक मास, नाइट्रोजन का मास होता है 14, एटॉमिक नंबर 7 होता है लेकिन एटॉमिक मास 14 होता है। तो हमें एटॉमिक मास से मतलब है, एटॉमिक नंबर से मतलब नहीं है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन 3 है इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 3, तो रेशियो क्या बनेगा, 14:3 बनेगा। क्या बनेगा, 14:3। कहने का मतलब अमोनिया का, अब ये तो सिंपल रेशियो, और भी सिंपल हो नहीं सकता। ठीक है, तो अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो मास रेशियो होगा वो हमेशा कितना होगा, 14:3 होगा। कितना होगा, 14:3 होगा। ठीक है, तो अमोनिया में भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों एलिमेंट्स का मास रेशियो हमेशा क्या होगा, 14:3 होगा। चाहे वो अमोनिया किसी भी तरीके से बन रहा हो, चाहे किसी भी सोर्स के थ्रू अमोनिया ऑब्टेन हो रहा हो, उस अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन दोनों एलिमेंट्स के जो मास होंगे वो कांस्टेंट होंगे, डेफिनिट होंगे। ठीक है, इसी वजह से इस लॉ का नाम पड़ा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। तो बच्चों एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो इस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन के बाद आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4। ये आप अभी 4 तो नहीं करेंगे क्योंकि पोस्टुलेट्स अभी हमने बताया नहीं, 3 और 4 नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी थी। ठीक है, इसको डाल्टन ने प्रपोज किया था। ठीक है, तो इस थ्योरी में हम बात करेंगे पोस्टुलेट्स की, कि डाल्टन ने किन किन पोस्टुलेट्स को प्रपोज किया और क्या क्या बताया मैटर के बारे में। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। तो आप कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जरूर सॉल्व करिएगा, 3 और 4 अभी नहीं, तो हम कोशिश करते हैं कि क्लास में आपको सॉल्व करवाते हैं। आप ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2, अगर नहीं आएगा तो हम ज़रूर बताएंगे। ठीक है, वैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने बता ही दिया है आपको, मतलब थोड़ा सा बस डाटा अलग है, लेकिन उसी टाइप का हमने क्वेश्चन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो एनसीईआरटी में दिया है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड है, और क्वेश्चन नंबर 2 लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन से रिलेटेड है, और बाकी 3rd और 4th जो दिया हुआ है क्वेश्चन वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की पोस्टुलेट्स पे बेसिस है, कि पोस्टुलेट्स पे बेस्ड है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, हैव अ गुड डे।